नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। बुलेटिन में खबरों का रुख करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कानपुर में इत्र कारोबारी पीयूष जैन के घर से इनकम टैक्स की छापेमारी में 177 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम और आयकर विभाग के अफसर भी एक छापे में मिले इतने कैश को देखकर हैरान रह गए। बरामद रकम की गिनती के लिए 8 मशीनों को लगातार 36 घंटे तक काम करना पड़ा। इनकम टैक्स के एक अधिकारी ने कहा कि जितना पैसा हमने कभी नहीं देखा। रिपोर्ट देखिए। यूपी में नोटों का जखीरा मिला है, पैसों का अंबार मिला है। इतना पैसा मिला है कि कैसे बताएं कि कितना पैसा मिला। पैसों को गिनने के लिए 8 मशीनें लगातार 36 घंटे गिनती ही करती रह गई। जी हाँ, ये पैसा सामने आया है कानपुर में आयकर विभाग की छापेमारी में। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले इनकम टैक्स विभाग की दनादन छापेमारी जारी है। इसी क्रम में कानपुर में भी इत्र कारोबारी पीयूष जैन के ठिकानों पर आईटी विभाग ने छापेमारी की। ये छापेमारी 3 दिन तक चली। छापेमारी के पहले दिन दस्तावेज खंगाले जा रहे थे। सामने आए तथ्यों से पूरे विभाग में हड़कंप मच गया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये छापेमारी ऐतिहासिक होने वाली। छापेमारी के दूसरे दिन जब पीयूष के घर से अधिकारियों को पैसे मिलने शुरू हुए तो गिनने के लिए लोग कम पड़ गए। आनन फानन में पैसा गिनने के लिए पहले 4 मशीनें मंगाई गई। नोटों की गड्डियां रखने के लिए बक्से मंगाए गए, लेकिन गड्डियों की गिनती नहीं रुकी। फिर क्या, नोट गिनने के लिए 4 मशीनें और मंगाई गई। पैसे रखने के लिए बक्से मंगाए गए। सुरक्षा के लिए पीएसी तैनात की गई। करीब 36 घंटे लगातार 8 मशीनें पैसा गिनती रही। अधिकारियों को न खाने की फुर्सत न पीने की, सब पैसा ही गिनते रह गए। इतना पैसा देखकर टीम की आंखें भी फटी की फटी रह गई। आईटी विभाग को इत्र कारोबारी के यहाँ 177 करोड़ रुपए से ज्यादा मिले हैं। देर रात 1 बजे तक नोटों को जैन के घर से आरबीआई चेस्ट तक ढोने का काम चलता रहा। नकदी को 42 बड़े बक्सों में भरकर कंटेनर में पुलिस सुरक्षा में भेजा गया। वहीं इत्र कारोबारी के बेटे प्रत्युष जैन को डीजीजीआई टीम ने हिरासत में भी ले लिया है, जबकि इत्र बनाने के अन्य ठिकानों पर अभी भी आईटी की छापेमारी जारी है। जनता टीवी के लिए डेस्क से विशाल त्रिपाठी की रिपोर्ट। तो वहीं आईटी की छापेमारी के बाद यूपी में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी कह रही है कि पीयूष जैन का समाजवादी पार्टी से संबंध है, तो सपा कह रही है कि ये सब बीजेपी की करामात है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी इत्र की गंध खनन घोटाले में खाया, लैपटॉप बंदर बाट में अरबी कमाया, गरीबों का राशन तक चुराया, भ्रष्ट सपा का अजब गजब माया। तो बीजेपी की तरफ से भी वार पलटवार का सिलसिला चलने लगा है और विपक्ष का पलटवार बिल्कुल लाजमी भी है। ये तो राजनीति की परंपरा भी है। इसी परंपरा को निभाते हुए अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि सुबह तलक चीख कर सुना रहे थे कि कुछ खबरन 20 जिसके गुनाह की कहानी, उसका बादशाह से ताल्लुकात निकलते ही शाम तलक वो खामोश हो गए। तो देश में 2022 में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ने की संभावना के बीच चुनाव की तैयारी को लेकर उत्तराखंड के 1 दिन के दौरे के बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त अपनी टीम के साथ 28 दिसंबर से उत्तर प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामले देख प्रधानमंत्री से और विधानसभा चुनाव टालने के अनुरोध भी किया था। माना यह भी जा रहा कि निर्वाचन आयोग की टीम के उत्तर प्रदेश के दौरे में इस पर भी विचार हो सकता है। चुनाव आयोग ने सभी डीएम और एसपी से मीटिंग भी बुलाई है। चुनाव आयोग साल 2022 की शुरुआत में जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं उनमें से पंजाब, गोवा के साथ उत्तराखंड की समीक्षा भी कर चुका है। अब चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश की चुनावी तैयारियों परखने के लिए 28 दिसंबर को उत्तर प्रदेश जाएंगे और 3 दिन में सभी एसपी और डीएम से मुलाकात करेंगे, मीटिंग करेंगे और
जानेंगे कि आखिर चुनाव किस तरीके से संपन्न कराया जा सकता है या फिर और रणनीति भी बनाई जाएगी। वहीं देश में बढ़ते ओमिक्रॉन के खतरे के बीच राज्य सरकारें पाबंदियां बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लगाने का ऐलान कर दिया है। तो आज रात से प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू हो जाएगा, जो रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश के बाद यूपी दूसरा राज्य है जहां दोबारा नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के केस कम होने पर 4 महीने पहले सितंबर में उत्तर प्रदेश से नाइट कर्फ्यू हटा लिया गया था। अब फिर कोरोना केस बढ़ने पर दोबारा बंदिशें शुरू हो गई है। हालांकि पिछली बार की तरह मेडिकल और इमरजेंसी सर्विसेज को इन बंदिशों से बाहर रखा गया है। आपको यह भी बता दें कि यूपी में ओमिक्रॉन के अब तक 2 मरीज मिल चुके हैं, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने एक्शन लेते हुए नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला लिया है। संगम नगरी प्रयागराज पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज कुलियों से मुलाकात की है। उन्होंने रेल मंत्री से देश भर के रेलवे स्टेशनों पर रेल यात्रियों का बोझ उठाने आ रहे 19,000 से अधिक कुलियों को ग्रुप डी के समायोजित करने की मांग की है। रेल मंत्री से मुलाकात के बाद कुलियों को अब नए साल में बड़ी उम्मीद बनी है कि मोदी सरकार कुलियों का आर्थिक बोझ कम करने के लिए उन्हें रेलवे के ग्रुप डी में समायोजित करने का प्रयास करेगी। वहीं अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पर बड़े बदलाव की जरूरत है। पीएम मोदी कहते हैं कि विरासत ही विकास है, इसीलिए विरासत को विकास से जोड़कर प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन कायाकल्प किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर साफ सफाई की बहुत व्यवस्था अच्छी नहीं है और पूरे देश में स्टेशनों पर जाता हूं, पर प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर सफाई देखकर बहुत अच्छा लग जाता है। यानी पहले के मुताबिक अब सफाई ज्यादा है और यहां पर यात्री सुविधाओं में भी काफी वृद्धि हुई है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को संबोधित करते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के व्यक्तित्व को बताया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अटल जी को आज के युवाओं को पढ़ना चाहिए, उनके साहित्य को समझना और जानना चाहिए। और सदैव अटल जी का नाम जब आता है, हर व्यक्ति, हर तबके का व्यक्ति, वो बीजेपी का समर्थक हो, बीजेपी का विरोधी हो, वो सत्ताधारी हो, फिर विपक्ष का हो, वह किसी भी उम्र का हो, अटल जी इन सभी सीमाओं का अतिक्रमण करते हुए सदैव लोगों की श्रद्धा और सम्मान के विषय बने रहे। और यही कारण है उन्होंने सदैव उन मूल्यों को सार्वजनिक जीवन में ध्यान रखा, अपने मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कोई समझौता नहीं किया। लेकिन जब मानवीय संवेदना की बात आती थी, वे अटल जी ही बोल सकते थे कि आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है, न बड़ा होता है, न छोटा होता है, आदमी सिर्फ आदमी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या में राम मंदिर के, भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य जब तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, काशी में भगवान विश्वनाथ का परम धाम पूरी भव्यता के साथ देश और दुनिया के सामने छा गया है। इस देश की कुटिल राजनीति को धिक्कारते हुए अटल जी ने इस बात को कहा था, उस समय भी कहा था, बहुत ही शालीनता के साथ उन्होंने कहा था, जो लोग इस देश के मूल परंपरा को धिक्कारते थे, कोसते थे, हमेशा गाली देते थे, हिंदू को सांप्रदायिकता का पर्याय मानते थे, उनको भी धिक्कारते हुए अटल जी ने कहा था, हिंदू तनमन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा जन। अटल जी के संपूर्ण व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी वर्तमान पीढ़ी को हो, लोकप्रिय कवियों को, साहित्यकारों को मंचों पर सम्मानित करके हम अटल जी की इस परंपरा को सम्मानित कर सके। इस कार्यक्रम को लखनऊ में इतनी भव्यता के साथ आयोजित होना यह अत्यंत सराहनीय पहल है। मैं ब्रजेश पाठक जी को और उनकी पूरी टीम को इसके लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करूंगा कि परंपरा निरंतरता दिए हुए है, क्योंकि यहाँ पर अटल जी के सहयोगियों को तो सम्मानित किया ही, अटल जी की स्मृति में जो अनेक कार्यक्रम हुए, कार्यक्रमों से जुड़े हुए युवा साथियों को भी सम्मानित किया गया।
वहीं देवभूमि में बवाल मचा हुआ है, या कहें कि अब दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत के इस्तीफा देने की धमकी के बाद सूबे की राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी सरकार और संगठन ठीक चुनाव से पहले बदले हरक सिंह के तेवरों को देखकर असहज हो रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का साफ कहना है कि हरक सिंह की नाराजगी जैसी कोई बात नहीं है। कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी चिंता थी, जिसके लिए 5 करोड़ की धनराशि जारी कर दी गई है। साथ ही बीजेपी सरकार में अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सुनिए सीएम का क्या कहना है। नहीं, हम लोग सब लोग मिल बैठ के बात कर लेंगे। देखिए, हर आदमी को लगता है अपने अपने क्षेत्र में काम होना चाहिए, और चूंकि चुनाव नजदीक है तो सभी को लगता है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि मेरे क्षेत्र में काम होना चाहिए तो निश्चित रूप से उस क्षेत्र का दबाव भी होता है, कुछ कमिटमेंट भी होते हैं, तो उस पर हम लोग गंभीरता से विचार करें। वही मंत्रियों का भी कहना है कि सब कुछ सही चल रहा है, हरक को मना लिया गया। ये कहना है भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का। बता दें कि भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन के अवसर पर पुष्पांजलि कार्यक्रम में बीजेपी के तमाम बड़े नेता मौजूद रहे। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का कहना है कि क्षेत्र के विकास को लेकर हर किसी की चिंता है, जिसकी नाराजगी मंत्री हरक सिंह रावत ने कही है। वहीं इस्तीफा देने वाली कोई बात नहीं है। दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर बजट जारी कर दिया गया है, जिससे ज्यादा और कुछ नहीं है। सुनिए क्या कहना है इन दोनों नेताओं का। धरातल पे कुछ मैंने नहीं देखा। मेरी बात सब लोगों से लगातार हुई है, तो मुझे लगता है कि नाराजगी अपनी जगह है। अपने क्षेत्र के विकास को लेकर नाराजगी हो सकती है, मेडिकल कॉलेज को लेकर उनकी नाराजगी थी, लेकिन इस्तीफे जैसी कोई बात नहीं। हरक सिंह जी मंत्री के साथ आगे विधायक और एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। विधायक का काम होता है अपने क्षेत्र की मांग उठाना। तो लगातार 4-5 मौके पर मेडिकल कॉलेज कोटद्वार के लिए जो उनका एक कमिटमेंट भी है कोटद्वार के लोगों से, क्योंकि मैं अभी संकल्प यात्रा के दौरान भी गया था, तो भी उन्होंने बड़ा भावुक करके वहां से कहा था कि मैंने आपसे मेडिकल कॉलेज का वादा किया, मैं नहीं करा पाया। और ये भी कहा था साथ में कि मैं तो अगर मेडिकल नहीं कॉलेज करा पाया तो मैं यहाँ से नहीं लड़ूंगा, और लेकिन बीजेपी का जो भी आदमी लड़ेगा उसके ऊपर मेरी नाराजगी मत निकालना। तो ये उन्होंने भावुक अपील भी वहाँ पे की। तो ये उनकी भावुकता है। भावुकता में क्योंकि क्षेत्र के प्रति अपना चिंता करना ये विधायक का कर्तव्य भी है और धर्म भी है। तो वहीं बीजेपी विधायक उमेश शर्मा काऊ का कहना है कि हरक सिंह रावत की अब कोई नाराजगी नहीं है। उनकी मेडिकल कॉलेज बनाने की मांग को सरकार ने मान लिया है। सुनिए। कोई बड़ी बात नहीं थी, केवल एक आदमी लगातार अगर किसी काम के लिए प्रयास करता है और जनता से किया वायदा किया हुआ पूरा करने के लिए प्रयास करता है, तो वो कोई की नाराजगी हो गई। स्वाभाविक होता है कि जब चाहे मैं भी स्वयं हूं, कोई मेरी बात बार बार ना मानी जाएगी और उसमें अधिकारी अपने अड़चन डालेंगे तो नाराजगी तो स्वाभाविक है। और वही घटना हुई, और उसके बाद उसकी जब हमारी हरक भाई की बात हम लोगों से हुई, अब वो ठीक है और पार्टी के साथ है। मुख्यमंत्री जी से साथ बात हुई और जो उनकी मांग है वो पूरी हुई। अभी तक कांग्रेस में घमासान मच रहा था, लेकिन अब वही बीजेपी में भी चल रहा है। हालांकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता, चाहे वो सीएम की बात करें, चाहे वो मदन कौशिक की बात करें, या फिर कोई भी नेता की बात करें, सबका यही कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। अब जानते हैं, हमारे संवाददाता के पास चलते हैं। अजीत काम्बोज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, देहरादून से लाइव है। अजीत, जिस तरीके से सीएम का कहना है, मदन कौशिक का कहना है, उनियाल का कहना है, काऊ का कहना है कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, कोई परेशानी नहीं है। एक तरफ मंत्री पद से इस्तीफा की बात चल रही है, दूसरी तरफ नेताओं का कहना है कि सब कुछ सही है, अपने काम की चिंता है, इसीलिए हरक ने ऐसा काम किया है। बिल्कुल अभिषेक, अगर उत्तराखंड प्रदेश की बात की जाए तो देर रात को 10 बजे के करीब कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत कैबिनेट बैठक छोड़कर रवाना हुए और उसके बाद से वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। लगभग 24 घंटे होने जा रहे हैं पूरे प्रकरण को। मुख्यमंत्री, मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष तक इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि किसी भी तरह की नाराजगी नहीं है और हरक सिंह रावत मान चुके हैं और उन्होंने कोई इस्तीफा नहीं दिया है। लेकिन इस बात को खुद मीडिया के सामने हरक सिंह कहने से बचते हुए आ रहे हैं। मीडिया से बातचीत वो फोन पर जरूर कर रहे हैं, लेकिन औपचारिक तरीके से कोई भी बयान अभी
अभी तक भी कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की तरफ से जारी नहीं किया गया है। हालांकि मंत्री मुख्यमंत्री तमाम लोग इस बात का स्पष्टीकरण देते हुए नजर आ रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, डैमेज कंट्रोल जो हुआ था वो मैनेज हो चुका है, लेकिन कब तक ये मैनेज हुआ है या वाकई में डैमेज जो था वो हो चुका है या नहीं हुआ है, इस बात की पुष्टि खुद कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को करनी होगी। लेकिन 24 घंटे होने जा रहे हैं पूरे प्रकरण को, अभी तक उनकी तरफ से कोई सफाई, कोई बयान जारी नहीं किया गया है। तो ऐसे में ये बात क्लियर नहीं हो पा रही है क्या वाकई में हरक सिंह रावत संतुष्ट हैं जो 5 करोड़ की धनराशि कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर शासन की तरफ से अवमुक्त की गई है, या अभी भी उनके मन में कुछ और चल रहा है जिसकी पुष्टि वो अभी जल्दबाजी में नहीं करना चाहते। वो इंतजार कर रहे हैं किसी उस बात का जो सरकार की तरफ से उनको मनवानी है, या फिर वो वाकई में अब उनका मोह भंग हो चुका है भाजपा से और वो सीधे तौर पर जो काम 2016 में कांग्रेस के साथ करके आए थे अब वो भाजपा के साथ करने की तैयारी में है और दोबारा से अपनी घर वापसी करने का उनका मन बन चुका है। तो तमाम ऐसे कई सवाल है जिनका सिर्फ हरक सिंह रावत ही जवाब दे सकते हैं और वो अभी तक मीडिया के सामने नहीं आए हैं। बिल्कुल अजीत, ये आपने बहुत अच्छी और बहुत बड़ी बात कही है कि जो उत्तराखंड के नेता हैं वो सत्ता और अवसर को कभी पीछे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि हरक सिंह का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो उन्होंने पहले भी यही किया था कि बीजेपी, लग रहा था कि बीजेपी सत्ता में आई तो बीजेपी का दामन थाम लिया। इस बार कहीं ऐसा ना लग रहा हो कि अब इस बार, क्योंकि बदलाव हमने देखते हैं उत्तराखंड में, बदलाव हर 5 साल में हो जाता है, तो कहीं ये तो नहीं लग रहा है हरक को कि अब हमारा जो भविष्य है वो कांग्रेस के साथ है, तो क्यों ना हम उसका दामन थामा जाए। बिल्कुल, अगर हरक सिंह रावत की सियासत पर नजर डाली जाए तो हरक सिंह रावत का कद कुछ इस तरह का रहा है कि उन्हें राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर जाना जाता है और वो भाप लेते हैं कि सत्ता कौन से राजनीतिक दल की आ रही है, और उनका बैकग्राउंड भी ऐसा ही रहा है कि वो सरकार किसी भी की हो, मंत्री हरक सिंह रावत ही रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि इस बार उनके मन में क्या कुछ चल रहा है इसको स्पष्ट करना खुद हरक सिंह रावत को होगा, क्योंकि लगातार जिस तरह की बयानबाजी पिछले दिनों से चलती आ रही, तो पिछले लगभग 1 माह वो शांत रहे और अब एक बड़ा घटनाक्रम उनकी तरफ से देर रात को कैबिनेट बैठक में अंजाम दिया गया और उसके बाद से ही वो गायब है। लगातार मीडिया कर्मियों ने संपर्क करने की कोशिश की है हरक सिंह रावत से, फोन पर बातचीत जरूर उन्होंने की है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया कि उनकी नाराजगी दूर हो चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष भाजपा और तमाम कैबिनेट मंत्री इस बात को जरूर कह रहे हैं कि जो नाराजगी थी वो दूर हो चुकी है। अपने विधानसभा क्षेत्र की चिंता करना हर विधायक का हक होता है, जिसको देर रात की कैबिनेट बैठक में मान भी लिया गया है, लेकिन अभी तक भी स्पष्ट स्थिति वो है हरक सिंह रावत की तरफ से ही दूर होगी और इसके लिए उनको खुद मीडिया को भी फेस करना होगा और आम जनता को भी। अजीत, अगर बात की जाए तो यही घमासान कांग्रेस पार्टी के अंदर ही मचा हुआ है। हालांकि कांग्रेस ने इस डैमेज कंट्रोल को कंट्रोल कर लिया है, लेकिन बीजेपी, जो इस तरीके का बीजेपी का ये काम सामने आया है, बीजेपी के नेता खुद मुखर हो रहे हैं, बगावती सुर अपना रहे हैं, क्या इसका नुकसान बीजेपी को चुनाव में सहना पड़ सकता है? और कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा मुद्दा भी मिल गया है। अजीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा, चुनावी आचार संहिता प्रदेश में प्रभावी होने में महज 8 से 10 दिन का वक्त बचा है और ऐसे में यह बड़ा घटनाक्रम हुआ है कि एक कैबिनेट मंत्री कैबिनेट बैठक में अपना इस्तीफा देने की पेशकश करता है और कैबिनेट बैठक से बाहर निकल जाता है। इसके बाद से ही राजनीतिक गलियारों में तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं हरक सिंह रावत को लेकर। उनका सियासी बैकग्राउंड जिस तरह का रहा है उसके हिसाब से अटकलें ज्यादा जोर मार रही है कि आज नहीं तो कल हरक सिंह रावत अपनी घर वापसी कांग्रेस संगठन में जरूर करेंगे। तो इन्हीं तमाम चीजों को लेकर भाजपा का संगठन भी सक्रिय हो चुका है और डैमेज कंट्रोल जैसी स्थिति यहां पर ना बने इसके लिए तमाम फाइलें यहां पर चलाई गई। देर रात को ही कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर 5 करोड़ की धनराशि एकाएक अवमुक्त कर दी गई। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि 5 साल तक आप कोटद्वार के विधायक रहे, तब आपने कोटद्वार मेडिकल कॉलेज को लेकर इतनी तेजी नहीं दिखाई जितनी शायद यह अंतिम कैबिनेट बैठक है मौजूदा सरकार की, इसमें आप दिखाते हुए नजर आए हैं। क्या मोह भंग हो चुका है कोटद्वार को लेकर आपका, या आप और कोई सियासी जमीन तलाश रहे हैं, या फिर कांग्रेस में आपकी जो बातचीत चल रही थी वो फाइनल हो चुकी है? तो तमाम ऐसे सियासी सवाल राजनीतिक हलकों में चल रहे हैं जिनको लेकर खुद स्थिति स्पष्ट हरक सिंह रावत को करनी होगी। लेकिन हरक सिंह रावत देर रात को 10 बजे से गायब हैं। अभी तक उनका इस तरह का कोई बयान भी सार्वजनिक तौर पर सामने नहीं आया है। बिल्कुल अजीत, तो अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाला समय क्या होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया अजीत हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सटीक जानकारी देने के लिए। आगरा चलते हैं और आगरा से सीएम योगी की लाइव तस्वीर दिखाते हैं, जहां आगरा को सीएम योगी आज 230 करोड़ की सौगात दे रहे हैं। महत्वपूर्ण है क्योंकि बटेश्वर धाम में श्रद्धेय अटल जी के पूर्वज आए थे और वे यहाँ पर एक बहुत बड़े कर्मकांड कार्यक्रम के साथ जुड़ करके लोक कल्याण के लिए जो अनुष्ठान उन्होंने यहाँ पर किया था उसका परिणाम रहा कि क्षेत्र हम सबका प्रमुख तीर्थ बन गया। इस तीर्थ के साथ जुड़ते हुए आज इस क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाने की जो प्रेरणा श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और आज के देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री
माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, आज उसी का परिणाम है कि बटेश्वर धाम भी विकास की एक नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हो रहा है। यहाँ की विधायक, यहाँ के सांसद लगातार प्रयास करते हैं। और भाइयों बहनों, राजनीति जिन मूल्य और आदर्शों के लिए होनी चाहिए, उन मूल्य और आदर्शों की स्थापना के लिए श्रद्धेय अटल जी 6 दशक तक इतना लंबा जीवन, सार्वजनिक जीवन में रहते हुए भी जिन पे कोई आरोप नहीं लगा सकता था, यानी विरोधी भी अटल जी के खिलाफ नहीं बोल सकते थे। कारण साफ था, क्योंकि अटल जी ने मूल्य और सिद्धांतों की राजनीति की थी। अवसरवादी राजनीति को उन्होंने हमेशा दुत्कारा था और उन्होंने कहा था कि सिद्धांत विहीन राजनीति मौत का फंदा होती है। हम सिद्धांत विहीन राजनीति को बढ़ावा देकर के आम जन के जीवन के साथ और उनको मिलने वाली सुविधाओं पे वंचित नहीं कर सकते। भाइयों बहनों, आज जो हर गरीब को राशन की सुविधा प्राप्त हो रही है, ये अंत्योदय कार्ड धारकों को राशन की सुविधा का लाभ अगर पहली बार किसी ने प्रारंभ कराया था तो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था। देश के अंदर हाईवे कैसे बनने चाहिए, स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना अटल जी ने दी थी। हाईवे 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन के हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कैसे बननी चाहिए, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया था। एक तरफ अटल जी का विराट व्यक्तित्व 60 वर्षों तक भारत की राजनीति में चमकते हुए सितारे के रूप में देश का मार्गदर्शन करते थे, और दूसरी तरफ अब लोगों को 5 वर्षों में सत्ता मिलती है और आप देखते होंगे 5 वर्ष तक जनता ने बाहर रखा, उसके बाद भी जब कहीं इनकम टैक्स विभाग जाता है तो 200 करोड़ रुपए लोगों के घरों में मिल रहा है। ये पैसा कहां का है? ये 200 करोड़ रुपए कहीं खेत और खलिहान से नहीं उपलब्ध होते हैं। खेत और खलिहान से उपलब्ध होते तो सबसे ज्यादा पैसा श्री राजकुमार चाहर के पास होता।